स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, है सपनों का अधिकार असल अधिकार अपना। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल BPSC स्टडी IQ पे। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों से एक हमारे स्पेशल गेस्ट से आपको मिलवाने वाला हूं, लेकिन मैम से मिलवाने से पहले कुछ बातें आप सभी लोगों से करना चाहूँगा। यूँ तो महीना है नवरात्र का। नवरात्र के महीने में हम लोग पूजा करते हैं देवी माँ की, शक्ति की। शक्ति मीन्स नॉलेज, शक्ति मीन्स वर्च्यू, शक्ति मीन्स पावर और वो सब कुछ। और संयोग से मैम का नाम भी कुछ वैसा ही है। तो मीनाक्षी मैम, जो कि बेसिकली पार्वती का एक नाम होता है, 69 BPSC वन ऑफ द टॉपर्स रही हैं और काफ़ी मेहनत करके इस मुकाम को उन्होंने पाया है। तो सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है BPSC के हमारे स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग मैम से कुछ बातें करने वाले हैं और बातें जो हैं हमारी बिल्कुल इनफॉर्मल होगी। नॉर्मली फॉर्मली मैम ने बातों को करके सिलेक्शन लिया है। आज मैं मैम से बात करूंगा कुछ इनफॉर्मली, जो कि आप लोगों के कुछ प्रश्न और कुछ जो क्वेरीज आप लोग हमेशा हमसे पूछा करते थे, उनसे लेटेस्ट हम लोग कुछ टॉक करेंगे, बातें करेंगे, मैम की बातों को जानेंगे कि मैम ने अपनी प्रिपरेशन कैसे शुरू की, कैसा मैम की जर्नी रही है, प्रीलिम्स को लेकर के क्या अप्रोच रहा, मेंस को लेकर के क्या अप्रोच रहा, कुछ स्पेशल जर्नी, इस जर्नी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैम को मोटिवेट की। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो मैम, सबसे पहले आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, दिल्ली में इतने साल में रही हूँ तो दिस फील्स लाइक अनदर होम। तो मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे आके एक नॉस्टैल्जिया ही फील होता है कि आप आओ और फिर एकदम अपने से लोग रहते हैं। तो मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई। आई एम एंजॉयिंग माई टाइम हियर। ओके मैम, तो सबसे पहले आपसे यही प्रश्न है कि आपने सिविल सर्विस की तैयारी कैसे शुरू की? एक्चुअली जैसे मैं तो एक नॉर्मल इसकी तरह कैंडिडेट की तरह आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन। उसके बाद फिर मैंने अपना मास्टर्स किया। तो ग्रेजुएशन मैंने IIT पटना से किया आर्किटेक्चर में, एकदम डिफरेंट फील्ड था। फिर मैं मास्टर्स के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली आई। और जब मैं यहाँ पे अपना मास्टर्स कर रही थी, फिर मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त एस्पिरेंट्स मिले यहाँ पे जो दे वर इनटू प्रिपरेशन। तो उसके बाद फिर एक जो हमेशा से आई एम फ्रॉम बिहार, तो एक बिहारी के मन में रहता है कि सिविल सर्विसेज निकालना है। तो वो जो एक थोड़ा सा कीड़ा अंदर था, वो यहाँ पे इन्वायरमेंट मिलने के बाद फिर देन आई सेड इट टू माई सेल्फ कि एक बार मैं भी क्यों ना कोशिश करूँ। और ऑल्सो बीइंग अ वुमेन, यू डोंट गेट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे हमेशा आपको थोड़ा सा एक ऑप्रेसिव थोड़ा सा रहता है। लेकिन मुझे आई वॉज ब्लेस्ड, वेरी सपोर्टिव फैमिली। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी इस प्लेटफॉर्म का, इस अपॉर्चुनिटी का जो मैं यहाँ पे रह के मुझे मिल रहा है एनवायरनमेंट, मैं उसे यूज़ करूँ और फिर इसमें आई गेट थ्रू सिविल सर्विसेज और अपना एक जो बड़े वाइडर लेवल पे अपना कंट्रीब्यूशन मैं दे सकती हूँ वो मैं दूँ। तो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड एंड एट लास्ट आई हैव अचीव्ड इट। ओके मैम, तो जैसा कि मैम के बारे में आपने सुना, मैम वैसे ज्ञान की धरती से रहती हैं, बिहार से तो हैं ही, और बिहार के साथ साथ नालंदा जिले से हैं। नालंदा जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है और काफ़ी लंबे समय से ज्ञान की धरती रही है। तो आपके तो जीन में ही ज्ञान है। हालांकि हम बिहारियों के अंदर होता ही कि सिविल सर्विस जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी जर्नी आपने बताई, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मोटिवेट की हों, जो आपको पुश की हो, एक्स्ट्रा पुश मिला हो कि मुझे इस एग्ज़ाम को निकालना है। एक ऐसी चीज़, कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके लाइफ साइकिल में, या फिर आपने जब जॉब किया या फिर आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो कुछ ऐसी चीज़ जहाँ से आपको लगा हो कि अब मुझे इस एग्ज़ाम को निकालना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक कोई पर्टिकुलर मोमेंट, बट इट वाज कल्मिनेशन ऑफ मैनी मोमेंट्स। जैसे कुछ कुछ बेसिक चीज़ें मुझे नहीं पता थी जो एक जनरल लोगों को पता होनी चाहिए। तो कभी कभी मुझे बड़ा ख़राब सा लगता था, क्योंकि मैं पढ़ने में तो अच्छी थी, सारी चीज़ों में आई वाज डूइंग गुड। तो कुछ बेसिक चीज़ें जब मुझे नहीं आती थी तो फिर वो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगता था। तो फिर मैंने सोचा कि UPSC की जब आप तैयारी करते हैं या सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करते हैं, तो फिर एक हॉलिस्टिक आप
आपको हर चीज़ के बारे में कुछ आइडिया हो जाता है, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, इकोनॉमी कैसे चलती है, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सबको आपका मतलब एक आप जानते हैं एक ब्रॉडर चीज़ों को। तो फिर मैंने सोचा कि एक तो अगर मैं तैयारी करती हूँ तो वो चीज़ भी मुझे मतलब मिलेगी, और फिर वैसे अगर मेनली एक इन्वायरमेंट का ही यहाँ पे सपोर्ट मिला कि आई वाज लाइक आई हैव टू डू इट। एंड देन आई मेट अ सीनियर फ्रॉम माई कॉलेज, जो SPI दिल्ली के एलुमनाई थे, वो उस टाइम PMO में ही वॉज वर्किंग। तो वो मेरे कॉलेज में विज़िट करने आए थे, और उनकी फिर बातें सुन के और फिर उनका जो एक ऑरा, व्हाट आई फेल्ट कि हाउ ही इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग, तो वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करा कि आई शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इट, और फिर मैं भी अपनी तरफ से एक इस चीज़ को पुश करूँ। ओके मैम। तो मैम BPSC तैयारी को लेकर के एक एस्पिरेंट्स के मन में होता है कि नॉर्मली BPSC की तैयारी को हम प्रीलिम्स के लिए करें, मेंस के लिए करें, तो आपके हिसाब से बीइंग एज ए एस्पिरेंट और बीइंग एज ए सिलेक्टेड कैंडिडेट और बीइंग एज ए टॉपर, आप BPSC की तैयारी को कैसे, अगर आपको समझाना हो ऑडियंस को, तो कैसे समझाएंगे? ओके, तो जैसे BPSC की तैयारी हो गई या फिर किसी दूसरे स्टेट सर्विसेज की तैयारी होगी, तो इसे हम लोग ऐसे ना लें कि बस प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स रट लिया या फिर सिर्फ ल्यूसेंट कर लिया। इसकी तैयारी भी UPSC की तैयारी की तरह है, जिसमें आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलते हैं कि आपका प्रीलिम्स है, फिर प्रीलिम्स की चीज़ों को आप मेंस में यूज़ करेंगे, फिर उन दोनों चीज़ों को फिर आप इंटरव्यू में यूज़ करेंगे। तो BPSC की तैयारी शुड ऑल्सो बी टारगेटेड एज अ होलिस्टिक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, और फिर वैसे करके आप टारगेट करो तो फिर आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। अच्छा मैम, काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके मन में होता है कि हम सिलेक्शन के बाद जो जाएंगे जॉब प्रोफाइल, आपको जॉब के आई थिंक 6 से 8 महीने हो गए होंगे। जी जी जी। तो उस जॉब प्रोफाइल में जाने के बाद वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब काइंड ऑफ कि इतने समय पढ़ने के बाद फिर एक जॉब मिलती है, जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाता है, तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ का आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? ओके, अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो जैसे मैं व्हेन आई जॉइंड इट, तो मेरे मन में भी सेम ऐसे सवाल थे कि मुझे वहाँ जाके कैसा लगेगा, या मतलब कैसा कल्चर होगा। दिल्ली में एक दूसरा कल्चर है ऑफिस का या गवर्नमेंट का, बिहार गवर्नमेंट में कैसा लगेगा। तो अभी मेरी पोस्टिंग सेक्रेटेरिएट में है, पटना सेक्रेटेरिएट में, मेन हेडक्वार्टर्स में आई एम पोस्टेड, पंचायती राज के। तो वहाँ जाके मुझे तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। वी गो फॉर इंस्पेक्शन, वहाँ पे गर्ल्स को, फीमेल ऑफिसर्स को भी दे सेंड फॉर इंस्पेक्शन फील्ड में, और वहाँ जाके फिर आपको आप अपना व्यूज़ बताइए, आप रिपोर्ट तैयार कीजिए, और फिर आपकी सेक्रेटरीज़ के साथ मीटिंग होती है। तो जो मेरे मन में था कि शायद उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, एक थोड़ा सा स्टीरियोटाइप का मुझे वो एक्सपीरियंसेस होंगे, थोड़ा बहुत है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली करेक्ट होगा, वो हर जगह है। लेकिन ओवरऑल इट इज़ एन इनकरेजिंग एनवायरनमेंट। योर सीनियर्स दे विल ट्राई टू शेयर द एक्सपीरियंस विथ यू, कि आप सीखो उसमें और आप ग्रो करो। तो सारे ऑफिसर्स की तरह बिहार का भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो सबको फेस करना पड़ता है, बट मेरे लिए ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस और अलग अलग प्रोफाइल का एक्सपीरियंस है, कि इट्स नॉट अ मोनोटोनस जॉब या 9 to 5 का। कभी आप फील्ड पे जा रहे हैं, कभी आप ऑफिस से कुछ रिपोर्ट्स वगैरह एनालिसिस में बैठ रहे हैं, कभी आप मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। तो फॉर मी टिल नाउ इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, एंड आई एम श्योर कि वो सब सारे फील्ड में है। कुछ प्रो कॉन्स हैं कि कभी वो हेक्टिक हो जाता है, कभी थोड़ा सा सीनियर से प्रेशर आता है, तो फिर देन यू स्टार्ट फीलिंग कि अरे बहुत ही वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव माइंड सेट से इफ़ यू कीप इट कि आई हैव टू लर्न और नई नई चीज़ें करनी है। इंस्पेक्शन में जैसे कभी मैं जाती हूँ तो बहुत लेट से मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है, थोड़ा टायरिंग हो जाता है, बट आई टेक इट एज अ ट्रिप कि थोड़ा मतलब इंस्पेक्शन भी किया, उसके बाद फिर आते टाइम बिहार की ज्योग्राफी, वहाँ के लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं तो अलग क्या नया मिल रहा है, किस तरीके का लोगों का एटीट्यूड है। अगर वैसे आप लेके सोचेंगे कि जॉब के पर्सपेक्टिव से आप क्या सोच रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और अपने एक पर्सनल इंडिविजुअल के लिए आप क्या गेन कर रहे हैं कॉन्टैक्ट्स के मामले में, नॉलेज के मामले में, तो फिर देन यू विल फाइंड इट वेरी रिवॉर्डिंग। आई वुड से वेरी रिवॉर्डिंग।
ट्रिप से मैम याद आया कि बिपार्ड में काफ़ी अच्छा ट्रिप वगैरह कराते हैं, तो जरा उस वो एक्सपीरियंस जरा बच्चों को बताई जाए। आई थिंक वो भी बच्चों को इंस्पायर काफ़ी करता है, खासकर आजकल के सोशल मीडिया के दौर में जब रील्स को देखते हैं बच्चे। तो बिपार्ड वाला एक्सपीरियंस कैसा था? एग्जैक्टली तो जैसे बेपार्ट का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। अगर 5 मंथ्स की ट्रेनिंग है तो एवरी मंथ यू हैव अ ट्रिप, 1 वीक का ट्रिप होगा और उसमें अलग अलग जगह वो लेके जाएंगे आपको। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्फ एक्सप्लोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, और आपस में जो अलग अलग लोगों से बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इट्स गुड, इट्स वन ऑफ द आई थिंक बेस्ट अकेडमी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी है, जिसमें वो बहुत अच्छा अपने ऑफिसर्स को एक वैल्यू एडिशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, अगर मान के चलिए कोई एक नया एस्पिरेंट है जो इस वीडियो को देख रहा है, तो उसको अगर अपनी तैयारी शुरू करनी है तो उसको ऐसी क्या क्या चीज़ है जिससे उसको अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए? और पहली बार कोई अगर इस वीडियो को देख रहा है तो आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती हैं, यहाँ पे भी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करेंगी, तो सिर्फ इंस्पिरेशन से तो काम नहीं चलेगा, आपको हार्डकोर मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आपने मेहनत किया वैसे ही उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे, क्या उनको कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाँ, तो जो नए एस्पिरेंट्स हैं, डेफिनेटली ये एक बस हिट एंड ट्रायल वाला एग्ज़ाम नहीं है। इसमें बहुत कंपटीशन है। यू नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजी। आपको एकदम प्लानिंग करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप ऐसे ही कहीं से भी शुरू नहीं कर सकते। अगर आप इसमें अपनी कोशिश लगाना चाहते हैं एक रिज़ल्ट की तरफ जाने के लिए, तो देन यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी। आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि एग्ज़ाम किस तरीके का है, उसके हिसाब से आप कितना जानते हैं। हो सकता है आप बहुत जानते हो, हिस्ट्री पे अच्छा कमांड हो, जोग्राफ़ी पे अच्छा कमांड हो, इकोनॉमी पे अच्छा कमांड हो, तो आपको उतनी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोचिंग हो गया या फिर दूसरी चीज़ों का। हो सकता है आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो देन यू नीड टू इवैल्यूएट दिस एग्ज़ाम, यू नीड टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, और उसके बाद फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको अगर कोचिंग लेने की आवश्यकता है आप वो लीजिए, अगर आप उसके बिना कर सकते हैं तो आप वैसे कीजिए। और फिर 1 से 2 साल, विच माई पर्सनल दिस इज़ व्हाट आई फील, कि आपको फुल फ्लेजेड देने की ज़रूरत है, जिसमें आप अपने बेसिक्स को अच्छे से फाउंडेशन कंप्लीट करेंगे, उसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, एंड देन यू विल राइट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन सेट्स, प्रैक्टिस, यू विल प्रैक्टिस PYQs एंड क्वेश्चंस, एंड देन यू विल बी रेडी टू देन सिट इन एग्ज़ाम, कि फिर आपको एकदम शॉक नहीं लगे एग्जामिनेशन पेपर देख के, या फिर मेंस के लिए आप तैयार नहीं हो। तो एक हॉलिस्टिक टारगेट करना इस एग्ज़ाम को शुड बी द वे। सिर्फ हिट एंड ट्रायल और मेन बस सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ लिया फिर दे लिया, वैसे मत कीजिए। इट मीन्स कि फाउंडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली। अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हैं, किताबों से समझ पा रहे हैं, तब तो बेस्ट है, आप किताबों से पढ़िए, समझिए, बुझिए। लेकिन अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे तो यू नीड अ फाउंडेशन, आपको फाउंडेशन की ज़रूरत होती है। यस, यू टेक अ हेल्प, ऑनलाइन कोचिंग हो गया, ऑफलाइन, whatever suits you, whatever suits your requirement, you take that help, give yourself time। 1 से 2 साल का फुल फ्लेजेड उस हिसाब से टाइम दो, और फिर देन यू आर रेडी टू गो। अच्छा मैम, आपसे मैं बात जब कर रहा था तो आपने बताया कि आप शुरुआत में ऑनलाइन पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, तो एक जेन्युइन क्वेश्चन बच्चों का होता है कि क्या ऑनलाइन पढ़ाई करके इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है? देखिए, इस एग्ज़ाम को कैसे भी निकाला जा सकता है अगर आपने एक स्ट्रैटेजी बना के और उसे फॉलो करने की ठानी है। ये नहीं कि आप रोज़ बनाते हैं अपना प्लान और फिर यू डोंट डू इट, फिर आपका प्लान 2 दिन बाद फिर आप शीट निकालते हैं और फिर आप उस पर अपनी स्ट्रैटेजी लिखते हैं और फिर आप नहीं करते हैं। अगर आपने अच्छे से किया है तो ऑनलाइन भी इसको किया जा सकता है। आप एक कोर्स सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद उसके प्लान को अच्छे से फॉलो कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आप अपने घर के कंफर्ट से भी आराम से इसे कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तो दिस गिव यू अपॉर्चुनिटी कि आप कहीं दिल्ली नहीं आ सकते या फिर कुछ उस टाइप के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं जा सकते जहाँ पे कोचिंग्स हैं, तो फ्रॉम योर होम, फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, यू कैन टारगेट दिस एग्ज़ाम। देख रहे हैं ना बचवा साहब, मतलब समझ लो कि अगर आप चाहो तो ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। इसलिए बोलते हैं आरंभ 10.0 बैच है। इसको अगर आपको लग रहा है सही है तो घर बैठे भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। मैम बोल रही है, समझिएगा ध्यान से। बाकी मैम भी मगही अच्छा बोलते हैं, मैम से मगही बुलवाएंगे, चिंता मत कीजिए। अच्छा मैम, ये बताइए कि आप 69th BPSC टॉपर हैं,
71 का इस बार का पेपर आपने देखा, हम्म। तो मोरलेस कैसा लगा? मतलब कि जोर का झटका धीरे से, या फिर कहा जाए कि ठीक था, कैसा था एक्सपीरियंस? मतलब 71 का पेपर देखा ही होगा आपने। हाँ, तो जैसे 69th में मैंने दिया था, तो जैसा उसका पेपर था थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा लेंदी पेपर था, तो वैसा ही आई वुड से कि इस बार का पेपर वाज आल्सो ऑन द टफर साइड। उसमें काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जो करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ के जाते थे कि बस वन लाइनर पढ़ के गए और फिर वो आ गया, वो भी था। ऐसा नहीं कि वो नहीं था, लेकिन उसके साथ कुछ स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन थे, जो करंट अफेयर्स में पहले वैसा ट्रेंड नहीं देखा गया था। तो ट्रेंड काफ़ी चेंज हुआ है। पॉलिटी के काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए हैं, जो सब लोग इसमें बीपीएससी में आर्टिकल्स हो गए और फिर कुछ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते थे, वो नहीं रहे हैं इस बार सवाल। इस बार काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सवाल आए हैं, तो मेरे हिसाब से तो टफ पेपर था, विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको अच्छा पेपर होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए कि आप जिसमें आपका कॉग्निटिव जो स्टैमिना है वो आप चेक कर रहे हो, और वो भी रिवॉर्डिंग लगता है। अगर आपको अच्छा पेपर मिले तो आपको मज़ा आएगा उसे सॉल्व करने में, कि अरे वाह ये मैंने पढ़ा था, अरे ये मुझे इस लेवल का मुझे समझ आया है। तो आई थिंक इट वाज टफ, बट दैट इज़ फॉर गुड। एग्जैक्टली मैम। अच्छा मैम, एक और इसी के साथ कनेक्टिंग क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, लगभग 5 लाख बच्चे लगभग ऑन एन एवरेज हर साल फॉर्म को फिलअप करते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चों का प्रीलिम्स हो जाता है, कुछ बच्चों का प्रीलिम्स कुछ मार्क्स से रुकता है, मैं उसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं होता मेहनत करने के बावजूद भी। तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं कि उनका प्रीलिम्स क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पे उनकी कमी रह रही है, और ऐसे कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं बेसिक से उनको करने की ज़रूरत है कि उनका प्रीलिम्स क्लियर हो, क्योंकि प्रीलिम्स इज जस्ट लाइक अ हडल। उस हडल को वो कैसे पार करें? जैसे प्रीलिम्स में मैक्सिमम बच्चे फ़िल्टर आउट हो जाते हैं, और इवन मैं भी कई बार नहीं क्रॉस कर पाई हूँ। तो उसमें आपको अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम का अगर बीपीएससी की मैं बात करूँ तो उसमें हिस्ट्री, साइंस, और उसके बाद फिर ये बिहार स्पेशल के, और फिर करंट अफेयर्स का ज़्यादा पोर्शन होता है, ज़्यादा परसेंटेज है। तो यू हैव टू मेक श्योर, आपको ये इंश्योर करना है कि ये सारी चीज़ें मेरे एकदम कमांड में होंगी, इसमें मुझे लूज़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं। अगर आपको, दिस इज़ लाइक अ रेस, आपको किसी को पीछे छोड़ना है, तो जो सब कर रहे हैं वो तो आपको करना ही है। तो सबसे पहले आप जो ये सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, बिहार स्पेशल, और फिर करंट अफेयर्स हो गया, ये सबको आपको अच्छे से करना है। आपने ये सब का कर लिया, फिर आपको बहुत सारे टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि सब पता है, सारे कॉन्सेप्ट्स पता है, लेकिन वो तो आपको एमसीक्यू के फॉर्म में यू हैव टू सॉल्व इट। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो एग्ज़ाम के टाइम छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं, वहाँ पे एक में कन्फ्यूजन हुआ और उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, कॉन्फिडेंस लूज़ कर गया आप, पर क्वेश्चन आपका टाइम ज़्यादा चला गया, तो वो इफ़िशियंसी आपकी लूज़ हो गई, एक्यूरेसी मतलब कम हो गई। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आफ्टर फिनिशिंग द मेन रिवॉर्डिंग एरियाज जिससे ज़्यादा सवाल आते हैं, आपको फिर जाना है प्रैक्टिस पे। ये दोनों जब आप कर लोगे तो फिर देन यू विल बी इन कंफर्टेबल पोजीशन। अगर आपका बार बार प्रीलिम्स किसी वजह से रुक रहा है, तो हो सकता है कि आप, ऐसा नहीं कि सब आप नहीं कर रहे हो, कोई इसमें से स्पेसिफिक चीज़ आप नहीं कर रहे होगे। हो सकता है आपका साइंस उतना अच्छा नहीं होगा, जो हर बार छूट जाता है, इस बार भी आपने हल्का सा पढ़ा और आप चले गए। तो हाँ, तो फिर आपको फिर यू हैव टू मेक श्योर कि भाई इस बार तो मैं साइंस अच्छे से करके जाऊँगा, इस बार साइंस पे रिस्क नहीं लेना है। अगर आपने प्रैक्टिस हर बार की, चलो कवर करते करते ऐसा होता था कि सब कवर कर रहे हैं, ये भी कवर कर लिया, वो भी कवर कर लिया, इससे भी, और फिर आपको टाइम नहीं मिला प्रैक्टिस करने का, तो दिस इज़ ऑल्सो अ ब्लंडर। क्योंकि फिर एग्ज़ाम में आपकी छोटी छोटी मिस्टेक होंगी और आपको लगेगा सिर्फ 1 नंबर से प्रीलिम्स छूट गया, सिर्फ आधे नंबर से छूट गया, विच इज़ अ डिज़ास्टर। हाँ, कि आपको सालों साल वो हॉन्ट करेगा कि एक सवाल अगर मेरा सही हो जाता। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस बहुत करें। इनमें से अगर आप कुछ चीज़ नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो स्पेसिफिक नीड है आप उसको टारगेट करो, आप प्रैक्टिस करो, आप सारे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आप उन्हें कवर करो, और फिर आई एम श्योर कि उसमें फिर आप पीछे नहीं हटोगे, मतलब यू विल बी एबल टू सेल थ्रू, एकदम होगा प्रीलिम्स। तो जैसा कि मैम ने आपको बताया कि आपको बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और जनरल साइंस, इन 4 जो मेजर सब्जेक्ट है इस पे कमांड करना है, राइट मैम?
तो मैम जैसे इनमें से 3 सब्जेक्ट तो अपना स्टैटिक है जो कि मोरलेस वही रहता है, थोड़ा बहुत एड ऑन उसमें हो जाता है। बट जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है और खासकर इस बार का क्वेश्चन जो आपने देखा होगा, तो उस करंट अफेयर्स को लेकर के क्या स्पेशल अप्रोच होगा कि हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम तैयार हो सकें, तो उसको लेकर के मैम क्या बच्चों को आप सलाह देंगे? जैसे कि करंट अफेयर्स बहुत डायनामिक हो गया है, और इस बार के क्वेश्चंस देख के तो मतलब आप सोच ही मतलब पढ़ने में भी और समझने में भी टाइम लगेगा कि अरे ये कहाँ देखा था, देखा है कि नहीं देखा है, इसमें क्या आंसर करूं। तो करंट अफेयर्स के लिए जैसे अभी तक लोग क्या करते हैं, जनरली लास्ट में कंपाइलेशन आता है और फिर उसे जल्दी हाँ 2-3 बार अपना कर लिया। लेकिन अब बीपीएससी का ये इंडिकेशन है कि नो, यू डोंट हैव टू डू इट दैट वे। आपको हर मंथली, मतलब आपको करंट अफेयर्स लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है, आपको शुरू से उसको पार्ट ऑफ योर शेड्यूल यू हैव टू कीप इट, कि आप रोज़ जो है मंथली करंट अफेयर्स आप करो। अगर आप रोज़ करते हो तो आप रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम दे के उसे करो, या फिर मंथ में एक दिन कवर करो, और फिर लास्ट में आप जो है उसी को रिवाइज़ कर लो। तो अब ऐसे क्या होगा, अगर हर महीने आपने एक करंट अफेयर मैगज़ीन जो है वो 70-80 पेजेस की है, तो जो लास्ट का है कि वो 800-900 पेजेस आपको जल्दी जल्दी करना है, वो तो आप करोगे नहीं, उसमें आपका काफ़ी कुछ छूटेगा। तो इट इज़ बेटर टू ग्रास्प एवरीथिंग विथ कॉन्सेप्ट। आप उसे मंथली बेसिस पे आप उसे कवर करते जाओ, और फिर उससे क्या होगा कि प्रीलिम्स के लिए तो आपको अच्छा कमांड रहेगा ही, बल्कि वो मेंस में भी बहुत ही अच्छे लेवल पे हेल्प करेगा कि उसके एग्जाम्पल्स आपको यूज़ करने हैं, कोट्स यूज़ करने हैं, कुछ फिगर्स यूज़ करने हैं। तो दैट विल हेल्प यू इमेंसली इन मेंस ऑल्सो, एंड ऑल्सो इन इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू में कुछ सवाल के आप कुछ फैक्ट से सपोर्ट करके आपने जवाब दिया जो शायद वो पैनलिस्ट को भी नहीं पता है, वो सीनियर को भी नहीं पता है, तो फिर वो बड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं कि अरे इसने तो हमें ये नई चीज़ बताई है। तो करंट अफेयर्स को अब चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से ऐसे टारगेट करना है कि आप उसे मंथली इस पे कवर करते चलो, कि वो लास्ट में आपका एकदम बर्डन भी नहीं होगा, और आप उसे बहुत अच्छे से इनकलकेट कर पाएंगे। मतलब करंट अफेयर जस्ट लाइक ए ब्रह्मास्त्र, मतलब उसको आप कैसे भी इस्तेमाल कर लो, वो आपको अच्छा रिवॉर्ड दे के ही जाना हर लेवल पे। हाँ, हर लेवल पे। इस बार मैंने एक मीम्स भी देखा था, करंट अफेयर से बच्चे ऐसे तैयारी कर रहे हैं और सामने वो शिवाजी द बॉस ना हिला डाला ना करंट अफेयर तो ऐसे मीम्स बन रहे थे लिटरली सोशल मीडिया पे। ट्रू। राइट। तो खैर मैम, अब एक मेंस एग्ज़ाम जो है इसकी तैयारी कैसे करें, मतलब अगर देखा जाए कि मेंस एग्ज़ाम की तैयारी को क्या अप्रोच होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए, और ख़ासकर इस कॉन्टेक्स्ट में कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार मेंस दे रहे हैं, जैसे आपके लिए पहला या दूसरा था, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कई सालों से मेंस दे रहे हैं, प्रीलिम्स उनका क्लियर हो रहा है, बट स्टिल वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं ताकि वो इंटरव्यू में उनका कॉल आ सके, या इंटरव्यू में कॉल आता भी तो मेरिट नहीं बन पाता है। तो उनके लिए आपका क्या सजेशन, आपने ऐसा क्या किया जो सारे बच्चों को कहना चाहिए? अब तो आप सिलेक्ट हो गए, अब अपनी ट्रिक को आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस एग्ज़ाम की तैयारी इज़ नॉट स्टेजेस की तैयारी, ये पूरा एक होलिस्टिक प्रिपरेशन है जिसमें आप अच्छे से अपना फाउंडेशन बिल्ड करते हैं और फिर आप उस पर अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें भी आपको यही करना है कि जब आप अपना फाउंडेशन कोई टॉपिक कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फंडामेंटल राइट्स हम सब ने पढ़ा है, तो उसी टाइम पे आप उसके सिग्निफिकेंस पे 4-5 पॉइंट आपको लिखना आना चाहिए। मतलब आपको अपने फाउंडेशन के टाइम पे ही आपको नोट्स बना लेना है हर टॉपिक का। यू शुड हैव नोट्स। मतलब आई विल आस्क स्टूडेंट्स ऑल्सो, अ लॉट ऑफ पीपल 2 years 3 years 4 years आफ्टर प्रिपरेशन वो हैं इस जर्नी में, फिर भी उनके पास नोट्स नहीं है। तो वो उन्हें इस चीज़ में कोताही नहीं करनी है, वो आपको नोट्स बनाने हैं। जब आप पढ़ रहे हैं तो उस टाइम में अपने नोट्स बना के रखिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे 4 पॉइंट 5 पॉइंट प्रो कॉन्स आपको लिखना आना चाहिए, आप लिखो उसे। और फिर क्या होगा कि आपने प्रीलिम्स दिया, आपके पास एक बेसिक मटेरियल रेडी है। अब क्या करोगे कि आपके पास जो करंट अफेयर्स के जो फॉर्डर है वो आप उससे बस ट्वीकिंग करोगे अपने बेसिक नोट्स में। तो अलग से मेंस की तैयारी वैसे नहीं होगी, आप इसे अपने प्रिपरेशन के एकदम इसे अपना इसे इंटीग्रेटेड स्टेज रखो और वो करते रहो। और फिर करंट अफेयर्स बस ट्वीक करना है। जब आपका सिलेक्शन हो गया, अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना है, नोट्स उठाने हैं, रिवाइज करना है, उसमें कुछ ऐड ऑन करना है और राइट अ लॉट ऑफ टेस्ट।
राइट अ लॉट ऑफ टेस्ट। उससे क्या होगा कि जो आपके पास इतना मटेरियल है उसमें से फ़िल्टर आउट होना शुरू होगा कि जो इम्पॉर्टेंट है, कैसे आप क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस कर रहे हो, कैसे आप एग्जाम्पल्स ऐड कर रहे हो, तो वो और कैसे आप टाइम पे सवाल मतलब क्वेश्चन फिनिश कर रहे हो पेपर। क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि बीपीएससी का जो है ये बुकलेट वो यूपीएससी से ज़्यादा लेंदी है। यू हैव टू राइट अ लॉट। उसमें कैसे आप वैल्यू एडिशन करते हो, सो यू नीड टू राइट अ लॉट ऑफ टेस्ट, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो वो आपका सिलेक्शन जब जैसे ही रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, आपके पास सारे मटेरियल सब कुछ रेडी है पहले से, बस आप टेस्ट लिखो और उसमें मॉडिफिकेशन करो, करंट अफेयर्स थोड़ा ट्वीक करो, बस आप एकदम मतलब एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में रहोगे, आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होगी। लेकिन अगर आपने नहीं तैयार किया है, अपना नोट्स ही नहीं है, बस प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, उसके बाद फिर देन यू विल बी इन पैनिक मोड कि मैं क्या करूं, मतलब अब कहाँ से बिहार स्पेशल पढूं, कहाँ से फंडामेंटल राइट पढूं, कहाँ से इकोनॉमी कवर करूं, ज्योग्राफी के जैसे एकदम मेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपको करना है, आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी का मैं कैसे, मॉनसून सबको पता है मॉनसून, लेकिन मॉनसून को अगर आपको लिखने कहा जाएगा तो फिर आप सोचोगे मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। एग्जैक्टली फिर उसमें कौन से स्केचेस बनाने हैं। तो ये सब तो आपको जब आप शुरू से नोट्स बनाने की हैबिट रहेगी तो आपको लिखने की हैबिट आ जाएगी। फिर बस सिलेक्शन हुआ, बस ढेर सारे टेस्ट लिखने हैं, अपने आप यू विल बिकम बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और बस तो मैम का बेसिकली कहना है कि आपको अपने हैंड रिटन नोट्स आपके सारे टॉपिक्स से, मेंस के सारे टॉपिक्स का हैंड रिटन नोट्स आपके पास होना चाहिए। उन सारे हैंड रिटन नोट्स की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के आधार पे आपको करते हुए चलना है, और इस आधार पे उसको बेस बनाते हुए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जैसा कि मैम ने बताया है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। या तो आप खुद से कर लीजिए, नहीं तो किसी का गाइडेंस ले लीजिए, राइट। अच्छा मैम, करंट अफेयर्स का तो आपने बता दिया, अब थोड़ा बिहार से बात करते हैं। तो मैम, बीइंग एज मतलब कि अब बिहार से भी हैं, एक बिहार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर तो होता ही है बीइंग एज ए बिहार, और बिहार में काम भी आप कर ही रहे हैं। तो बिहार स्टेट स्पेसिफिक वाला जो पोर्शन होता है, प्रीलिम्स के लिए तो आदमी कर लिया, हाँ इधर उधर से सारी चीज़ें कर लिया, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार स्पेसिफिक पोर्शन को, खासकर बिहार स्टेट ऐसे जो आते हैं, खासकर कोई भी जो आंसर होता है उस आंसर में बिहार के पॉइंट को डालना, उसको आपने कैसे कैटर किया? इसके लिए तो जैसे एक बेसिक मटेरियल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिहार स्पेशल का कोई बुक उठा लीजिए, उसके बाद फिर उस पर आप PYQs देखिए कि क्या क्या पूछा गया है, वो आपने देख लिए। अब उसमें क्या करना है, सबके पास एक जनरल सा आंसर होता है, लेकिन वो तो सब लिख रहे हैं, आपको उसमें कुछ नया करना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए जैसे बिहार के एडिटोरियल्स वगैरह हो गए कि बिहार में कुछ अलग स्कीम चल रही है, जैसे जीविका हो गया, बस नाम पता है, 7 निश्चय हो गया, नाम पता है, पॉइंट्स पता है, लेकिन उसकी कुछ स्टोरीज नहीं पता है, उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है दूसरे स्टेट को, या फिर इंटरनेशनली भी लोग जीविका का मॉडल ये कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर आप जानोगे या फिर उसको इंट्रोड्यूस करोगे अपने आंसर्स में, तो फिर देन यू विल गेट एन एज। तो बिहार स्पेशल करने का यही स्ट्रैटेजी है कि एक बेसिक मटेरियल पढ़ा, उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन के लिए बिहार का इकोनॉमिक सर्वे उठाया, थोड़ा उससे कुछ नए नए एग्जाम्पल्स लिए, उसके बाद फिर थोड़ा बिहार का जो एडिटोरियल वगैरह वाला सेक्शन चलता रहता है, न्यूज़ में हो गया या फिर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर कवरिंग, तो उससे अपना हेल्प ले लिया, या फिर कुछ बिहार की न्यूज़ कवर की, या फिर न्यूज़पेपर थोड़ा सा देखा। तो इससे लेके आप अपना वैल्यू एडिशन मटेरियल तैयार कीजिए, और फिर आपके पास जो बनेगा वो सबसे अलग होगा। और उसमें आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, जैसे आप टॉपर्स कॉपी यू शुड सी, वो अवेलेबल होता है। आपकी नोट्स अवेलेबल है ना मैम? हाँ, कॉपीज़ तो अवेलेबल है, नोट्स तो अवेलेबल करवा देंगे आप लोगों के लिए मैम के। हाँ, तो वो आप देखिए, जैसे मैंने भी अपने टाइम पे टॉपर्स नोट्स का बहुत हेल्प लिया था, उसमें से कुछ कुछ आपको ऐसे यूनिक एग्जांपल्स मिलेंगे कि वो आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। तो टेक एडवांटेज ऑफ इट। अगर आप देख रहे हो कि वो अच्छे से, मतलब अच्छे अच्छे मार्क्स वाली कॉपीज़ अवेलेबल हैं, तो उसका मेक यूज़ ऑफ इट। ओके मैम। अच्छा मैम, एक और जनरल क्वेश्चन होता है बच्चों का, NCERT का रेलेवेंस एग्जाम में, इससे मतलब आपका क्या टेक है? NCERT को कैसे पढ़ना है? कई बच्चों को लगता है नहीं, मैं NCERT नहीं, डायरेक्ट
जो नॉर्मल बेसिक से आते डायरेक्ट एडवांस बुक पे चला जाऊँ, तो ये कहाँ तक सही है एनसीईआरटी को पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है, क्या उसका अप्रोच होना चाहिए? मुझे तो लगता है एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल वो आप ऐसे उसे बस इग्नोर साइड नहीं में कर सकते। इग्नोर नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। तो उसे आप अच्छे से पढ़ो, इम्पॉर्टेंट बुक्स उसमें जैसे पॉलिटी हो गया या हिस्ट्री हो गई। ज्योग्राफी हाँ, जोग्राफ़ी तो मतलब मस्ट। एकदम हाँ, वो 2 बुक आपने कर ली, मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा फिर भागने की ज़रूरत है। वो जोग्राफ़ी की एनसीईआरटी आर सफिशिएंट, एकदम सब है उसमें। तो ये सब देखते हुए आप मतलब एनसीईआरटी को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो आपका पहला होना चाहिए, मतलब फर्स्ट गो में आप सीधे एनसीईआरटी से ही शुरुआत करो। उसके बाद फिर देन आप और ज़्यादा दूसरे बुक्स पे आप जा सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और कुछ दूसरे मटेरियल्स फॉलो कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी इज़ इम्पॉर्टेंट। टोनी सब सुन रहा है ना कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, मैम बोल रही है, तो इसीलिए हम लोग आराम वाला जो बैच है उसमें एनसीईआरटी का भी कोर्स पहले कराते हैं कि आपका बेस मजबूत हो, क्योंकि बिना बेस मजबूत हुए आप उसके ऊपर इमारत नहीं बना सकते। एकदम सीधी वाली बात है, आपको अपने बेस को, अपने फाउंडेशंस को, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका फाउंडेशन बेहतर हो, तभी आप उसके ऊपर एक अच्छी इमारत बना सकते हैं। हाँ, और एनसीईआरटी ना करबा तो बड़ी दिक्कत हो तो। हाँ एकदम बढ़िया से समझ गए ना एकदम। तो भाई अगला मैम आपसे एक है कि ऐसे को कैसे अप्रोच करें, क्योंकि ऐसे में सेगमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, खासकर जो 300 नंबर का सेगमेंट होता है, पहले तो ऑप्शनल में अभी चर्चा हमारी हो भी रही थी ऑफ कैमरा वाली बात की, पहले लोग ऑप्शनल में 300 में 290 ले आते थे और सिलेक्शन ले लेते और थे। सिलेक्शन ले हाँ। लेते थे। और हम जैसे या आप जैसे एस्पिरेंट जो ह्यूमैनिटी से या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट को लेके आ रहे उसमें वो उतना स्कोर नहीं कर पाते थे। तो अब ऐसे आ गया जो कि काफ़ी अच्छा रिलीफिंग था सारे एस्पिरेंट्स के लिए, तो उस ऐसे में कैसे अप्रोच करें मैम? तो जैसे सबसे पहले तो आपको ऐसे को एकदम मतलब कुछ इंटरेस्टिंग के फॉर्म में लेना है कि एक तो 300 है और इसमें यू कैन रीच टू 180 200, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात जो मुझे ऐसे की लगती है कि ये आपको एकदम मतलब कन्वेंशनल जो आप पढ़ रहे हैं GS1 GS2, इससे आपको एक अलग अपॉर्चुनिटी देता है टू एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। और दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर एग्ज़ाम, अगर आप ऐसे अच्छे से करोगे ना तो आपका एक थॉट प्रोसेस भी इवॉल्व होता है। तो मैं ऐसे मतलब मेरे लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ऐसे कि मैं और ऐसेज लिखूं, क्योंकि उसमें आप जितने डायमेंशन आप दूसरे जगह पे तो आपको लिमिटेड है कि आप अगर GS2 का सवाल पूछा है तो आपको उसका वही लिखना है, उसमें उसी टाइप के एग्जाम्पल्स देना है। बट ऐसे में यू कैन राइट एनीथिंग अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, और फिर जो आपने सारे सब्जेक्ट में पढ़ा है सबको मिला के इसमें आप लेके आ एग्जैक्टली सारे डायमेंशन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जितनी अच्छी चीज़ें आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं वो आप इनकलकेट कर सकते हैं। तो ऐसे को एकदम बहुत मतलब ये लेके चलना है कि ये वन ऑफ द बेस्ट पेपर है। ये इस एटीट्यूड से व्हेन यू टारगेट ऐसे तो फिर वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब इसे कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आप PYQ उठाओ। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। PYQ उठाया और देखा क्या क्या पूछ रहे हैं, और उसके बाद फिर क्या किया कि लिखना शुरू किया। कुछ भी नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि एकदम पहले पूरा पढ़ लेंगे फिर लिखेंगे, नहीं। PYQ देखा, चलो अब लिख लेते हैं एक ऐसे। अब उसमें क्या करना है कि आपने शुरुआत कैसे भी आप शुरुआत करो, और फिर आप जो सवाल है उसके आप अलग अलग एंगल सोचो। पहले एक रफ में लिख लो कि इसका मैं हिस्टोरिकल एंगल क्या सोच सकता हूँ, इसे मैं पॉलिटी से कैसे रिलेट कर सकता हूँ, इकोनॉमी से कैसे रिलेट कर सकता हूँ, एनवायरनमेंट से कैसे, सोसाइटी से कैसे रिलेट कर सकता हूँ। हो सकता है सारे हर वे में आप रिलेट कर पाओ, हो सकता है 2-3 से ज़्यादा आप नहीं कर पाओ, तो बट देन यू हैव टू डू इट कि अलग अलग डायमेंशन आपने स्टार्ट कर दिया करना। अब क्या करोगे आप उसमें कि फिर आप उसमें कुछ नए डायमेंशन आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपकी कोई हॉबी हो गई या फिर जैसे कुछ पैशन हो गया, आपको पेंटिंग बड़ा पसंद है, आपको कुछ पोइट्री पसंद है, आप बुक रीडिंग करते हो, या फिर कुछ आप दोस्तों के साथ बहुत घूमने जाते हो, इधर उधर ट्रैवलिंग आपको अच्छा लगता है, तो ये आपकी कुछ पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। आप खुद बहुत ह्यूमरस इंसान हो तो कुछ ह्यूमर आप में है, कुछ नया आप जानते हो, तो ये आपके पास कुछ ये दिस इज़ योर एज, जो दूसरे के पास ऐसा मटेरियल नहीं होगा। तो फिर आपको क्या करना है, अपनी वो जो यूनिक चीज़ है वो आपको ऐसे में लाना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
मेरे लिए मेरा ग्रेजुएशन वाज आर्किटेक्चर, तो मैं ऐसे में आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी एग्जाम्पल एक देती थी। फिर माय हॉबीज़ बर्ड वॉचिंग, तो मैं थोड़ा बर्ड्स और वो एवियन नॉलेज का भी थोड़ा सा एग्जाम्पल में, सलीम अली। हाँ थोड़ा ये, हाँ नेशनल पार्क्स और उसमें, या फिर एक बर्ड का क्या लाइफ साइकिल है उसको मैंने फ़िलॉसफी में भी मतलब उसे डाल दिया। फिर मेरा ऑप्शनल भी फ़िलॉसफी था, तो उसमें अगर मैंने किसी फ़िलॉसफ़र का कुछ मुझे थ्योरी Quotes पसंद है, वगैरह, हाँ, या फिर कुछ थिंकिंग पसंद है, कुछ बोला है जो मुझे पसंद है, तो वो मैं उससे रिलेट करके देखूँगी। तो शुरू में रॉ फॉर्म में होगा, बहुत रिफाइंड नहीं होगा, एकदम फ्लो अच्छा नहीं होगा, बट देन आई विल ट्राई टू इंक्लूड अ लॉट ऑफ डिमेंशंस, और उसमें फिर मैं और अच्छे से उसे रिफ़ाइन करूँगी। मैं वो PYQs को लिखूँगी अच्छे से, और बार बार लिखूँगी अलग अलग टॉपिक्स पे। फिर मेरे पास क्या होगा, मेरे पास बहुत सारी नई नई चीज़ें इकट्ठा होंगी। फिर एक बार प्रैक्टिस हो गया, फिर मेरा डर ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगी, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तैयार करके रखूँगी एसेज के लिए। इट कुड बी स्टोरी, पोइट्री, कोट, एनीथिंग। उसमें किसी टॉपर से भी हेल्प ले लिया कि वो कैसे लिख रहे हैं, और फिर वो अपना बना के रखना शुरू किया, और फिर आपने और ऐसे लिखना शुरू किया। फिर आपका धीरे धीरे वो रिफ़ाइन होता जाएगा। मतलब पहले कंटेंट क्रिएट करो अपने खुद के एक्सपीरियंस से और दूसरे जगह के हेल्प लेके, फिर आप उसे आंसर राइटिंग में लाओ, मतलब लिखो आप PYQ उस पे, और फिर आप उसे इवैल्यूएट कराओ, और फिर वो ऑटोमेटिक आपका रिफाइंड होता जाएगा। तो मैम की बातों को अगर कंक्लूड किया जाए तो डोंट ट्राई टू इम्प्रेस एनीवन, जस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। Yes, आपको yes, बस खुद true. को एक्सप्रेस करना है, और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ हॉबी होती है, हर इंसान को कुछ ना कुछ चीज़ें पसंद होती है, वो उस चीज़ को, जैसे आपको बर्ड वॉचिंग मुझे बड़ा यूनिक लगा वैसे, मतलब थोड़ा बताना चाहेंगे बच्चों को कि कैसे बर्ड वॉचिंग होता है, क्या क्या इसके कुछ होते हैं, ऐसे ही बस आउट ऑफ द चीज़ें कुछ रहे। तो एक्चुअली इसने तो मुझे बहुत हेल्प किया है। हाँ। तो बर्ड वॉचिंग इज़ बेसिकली कि यू जस्ट ऑब्जर्व बर्ड्स। अब मुझे कलरफुल, मतलब मुझे कलर्स बहुत पसंद हैं, Right. तो मैं बचपन से ऑब्जर्व करती थी। अब धीरे धीरे फिर मुझे पता चला कि मैं अलग अलग चिड़ियाओं को जब देखती हूँ, मुझे उनका नाम नहीं पता, तो एक क्यूरोसिटी होती है कि अच्छा ये तो मैंने कभी देखा नहीं, ये तोता तो नहीं लग रहा, ये तो कुछ अलग है। तो फिर देन आई स्टार्टेड थोड़ा ट्रैवलिंग, और उसमें फिर आई यूज़ टू ऑब्जर्व बर्ड्स, और देन आई गॉट टू नो कि दिस इज़ ऑल्सो अ हॉबी। और फिर मैंने एक WWF इंडिया से कोर्स किया, और फिर देन आई गॉट अ होल कम्युनिटी। तो उसमें आप बर्ड्स को ऑब्जर्व करो, फिर देन यू स्टडी बिहेवियर ऑल्सो, यू गो फॉर ट्रिप्स, और बस हर तरफ अपने बालकनी से भी आप बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, और उसके लिए कहीं दूर भी जा सकते हैं। नहीं, सही, बढ़िया है, मतलब काफ़ी अच्छा हॉबी। बाकी आप लोग की भी हॉबी जो होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा मैम, तीसरा सेगमेंट जो ऐसे का ही तीसरा सेगमेंट है, वो आपका कंफर्ट वाला, मगई वाला जो आते हैं, या फिर मगई वाले पोपअप जो होते हैं, उसको लेकर के क्या अप्रोच होना चाहिए? मतलब ये अप्रोच तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो होती है कि हमको उसको लेकर के एक उसका मीनिंग पता होना चाहिए, जो बिहार के आसपास है, क्योंकि इसमें कोई आदमी रट नहीं सकता उसको। जैसे आप मगही इतनी अच्छी बोल लेते हैं, डिस्पाइट कि आप ऑफिसर्स हैं, मतलब कहने का मतलब है कि आप अपने आसपास के जो भी चीज़ें उसको आपको ऑब्जर्व करना है। कोई मैथिली है, कोई मगही है, कोई भोजपुरी है, तो उसको लेकर के क्या आपका अप्रोच रहा, जो सेक्शन नंबर 3 है ऐसे का? जो थर्ड क्वेश्चन आता है, राइट। हाँ, तो इस पे जैसे लोग बहुत डर जाते हैं, हाँ, स्पेशली जो नॉन बिहारी हैं, जो बाहर के लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो तो उन्हें लगता है कि भाई ये क्या पूछ देंगे। और ये तो वैसे अच्छी बात है ना, हमारे बिहार के लोग ज़्यादा सिलेक्ट हो अपार्ट फ्रॉम जो या बट हाँ, तो जैसे इवन बिहार के लोग भी बहुत डरते हैं कि भाई इनका इसका मतलब नहीं समझ आएगा। तो उसमें जब आप देखोगे ना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो आपको समझ आएगा कि उसमें जो 2-3-4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें से आपको एक करना होता है। तो फिर एक ऐसा उसमें कुछ मिलेगा जो आपको समझ आ जाएगा कि वो डिस्पाइट ऑफ एनी लैंग्वेज, वो भोजपुरी हो, मगही हो, जो भी हो, लेकिन आपको उसका थीम समझ आ जाएगा। और उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। जो आप टेस्ट पेपर लिखोगे उसमें वो लोग तो इंक्लूड करेंगे ही, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो पहले के आए हैं सवाल, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर जो ऑप्शंस दिए रहेंगे उसमें से यू विल बी एबल टू पिक वन जिसका आपको मतलब समझ आ रहा है। अब इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कुछ का तो मतलब बिल्कुल समझ नहीं आएगा, उस पे नहीं जाना है, उस पर नहीं जाना, इतना रिस्क नहीं लेना है। जिसका आपको एक बेसिक मतलब समझ आ जाए कि अच्छा ये इसका मतलब है, और वो होता है
वो आप जब देखोगे तो आप जितने आपको दिए रहेंगे ऑल्टरनेटिव्स, उसमें आप एक ऐसा निकाल लोगे जिसका आपको बेसिक मतलब समझ आ रहा है, तो वैसे उसे उठाइए, उसको ही पिक कीजिए और फिर उस पे जो एक जनरल ऐसे का अप्रोच है जैसे आपको एक्सप्रेस करना है वो कीजिए। अब उसमें एक वैल्यू एडिशन जो मैंने किया था कि जो ये बिहार वाला जो आता है ये वो ऐसे, उसमें मैंने कोशिश की थी कि मैं बिहार से रिलेटेड एग्जाम्पल उसमें ज़्यादा दूँ कि 2 ऐसे तो मैंने शुरू में थोड़ा सा वो हॉलिस्टिक हर तरफ का एग्जाम्पल लेके दिया। ये वाले ऐसे में मैं कोशिश करूँ कि मैं बिहार से रिलेटेड थोड़े एग्जाम्पल ज़्यादा दूँ, थोड़ा इसे उस ओरिएंटेशन में भी लेके जाऊँ कि वो तीनों ऐसे मेरे अलग अलग लगें। उसमें सब में एक कि हाँ डायमेंशन ही हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और ये सारे हो रहे हैं, वैसा नहीं, थोड़ा सा इसका बेंट अलग रहे, तो ये आप कर सकते हैं। तो मैम हमारे एग्ज़ाम का एक फाइनल स्टेज होता है इंटरव्यू। तो आपका इंटरव्यू भी हुआ होगा, बहुत ही जानदार शानदार हुआ होगा तो ऐसा उम्मीद है तभी आप सेलेक्टेड है। तो इस इंटरव्यू से अगर कुछ ऐसे वाकया, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आप रिकॉल कर पा रहे हो तो ज़रा हमारे व्यूअर्स को, हमारे एस्पिरेंट्स को ज़रा शेयर करेंगे। या जैसे मेरा इंटरव्यू में भी सारे कैंडिडेट की तरह आई वाज आल्सो वेरी एंग्शियस कि पता नहीं क्या पूछेंगे, और कहीं कुछ फैक्ट पूछ दिया तो फिर मैं क्या करूँगी, ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, अगर कुछ ऐसा पूछेंगे तो फिर मुझे अगर नहीं पता होगा तो मैं क्या बोलूँगी। तो लेकिन माई इंटरव्यू वेंट वेरी ईज़ी, हाँ स्मूथ, क्योंकि मेरे पास 2 यूनिक चीज़ें उन्हें मेरे प्रोफाइल में लगी कि एक तो आर्किटेक्चर था और दूसरा बर्ड वॉचिंग हाँ था। तो उन्होंने उससे मतलब उन्हें भी इंटरव्यू, मतलब वो ऐसा कुछ आपको डराने के लिए नहीं बैठे हैं, दे जस्ट वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। इतने लोग का वो इंटरव्यू ले रहे हैं, इतने साल वो सर्विस में है, तो एकदम उन्हें भी पढ़ना नहीं है आपसे कि मैं कुछ जानूँ, उन्हें बस आपसे बात करना है। तो आपको इस माइंडसेट से ही जाना है कि आई एम जस्ट गोइंग टू मीट न्यू पीपल, नए लोगों से मिल के उन्हें उनसे कुछ सीखना, उन्हें कुछ अपने बारे में बताना, उस एटीट्यूड से आप जाइए, एकदम आराम से, इजी। नहीं आएगा सॉरी सर, और अगर आएगा तो आप जितना अच्छा उसे बता सकते हैं आप उसे बताओ। तो मेरे इंटरव्यू में दे आस्क्ड मी आर्किटेक्चर का, वास्तुकला, किचन कहाँ होना चाहिए, वॉशरूम कहाँ होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उन्हें भी कि अच्छा नहीं हम अपना घर डिज़ाइन करेंगे तो हमें ये कहाँ देना चाहिए, फिर तुम्हारी फेवरेट बिल्डिंग कौन सी है, फिर उनकी फेवरेट बिल्डिंग्स भी उन्होंने शेयर की, तो वो उस डायरेक्शन में बहुत ईजी गया। फिर देन बर्ड वॉचिंग में जो मैम थी, शी आस्क्ड मी अबाउट फ्लेमिंगोज़ कि मतलब मुझे कौन सी बर्ड पसंद है, फिर कहाँ कहाँ मैं गई हूँ। तो वैसे करके एक बहुत ही कॉन्वर्सेशन जैसा रहा जिसमें आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, दे आर शेयरिंग देयर्स। कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन भी पूछे मेरे से, कुछ स्कीम से रिलेटेड भी पूछा, कुछ ऐसी चीज़ें भी पूछी जो मुझे नहीं आती थी, कुछ बेसिक सवाल भी पूछे जो कहीं मतलब एकदम क्लिक नहीं हुआ। तो आई जस्ट सिंपली सेड सॉरी सर, सॉरी मैम, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बट ऐसा करना है कि आपकी जो यूनिकनेस है वो आपको अपने प्रोफाइल में हाईलाइट करनी है, जो आपकी हॉबी है वो होना चाहिए, जो आपने कुछ अच्छा किया है वो उसमें होना चाहिए। तो उस पर इट कैन गो स्मूथ with the mindset that you are just going to have a conversation, अच्छा जाए नहीं जाए बस enjoy करना है प्रोसेस को। तो मेरा तो बड़ा अच्छा रहा था। बढ़िया रहा था, हाँ, मतलब सबका बढ़िया ही जाएगा, सबका बढ़िया ही जाता है, एग्जैक्टली। हाँ, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कि आपका नॉलेज टेस्ट तो हो गया तभी आप इंटरव्यू में हो, ऑब्वियस सी बात है, तो बढ़िया जाएगा, वो आपको कंफर्ट कराते ही हैं। अच्छा मैम, जो फ्रेशर्स हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इसको देख रहे हैं, नया नया तैयारी शुरू किए हैं, उनके लिए कुछ सजेशन अगर मगही में दे सके तो इट्स अप टू यू। ओके, तो मतलब हिंदी मगही दोनों करके बोल दीजिए, कोई ऐसा वो नहीं है, बस जस्ट काइंड ऑफ कि वो भी थोड़ा समझे। ओके, हाँ, न्यू फॉर न्यू एस्पिरेंट्स, हाँ ठीक है। तो एस्पिरेंट्स के लिए जो अपनी तैयारी करने जा रहे हैं, उनका लगी हम ही कहबई कि डरे के बात न है एकरा में, अपन अच्छे से स्ट्रैटेजी बनावा, फिर ओकर में जो ज़रूरत है कि ई किताब लेवे के है, ई कोचिंग ज्वाइन करे के है, वो सब करा। रोज़ अपन एक प्लान बनावा और उस पे रोज़ अपनी पढ़ाई कीजिए। खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, दूसरों को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। अच्छे से जितनी मेहनत कर सकते हैं 1-2 साल अपन द एकरा में, कोई दिक्कत ना है।
कुछ नहीं होगा तो फिर आपको बहुत एक अच्छे नॉलेजेबल, मतलब ज्ञान तो आएगा ही आएगा, और ज़्यादा इसमें टेंशन लेके नहीं, मतलब एकदम इंजॉय करके करना है। एकदम बिल्कुल बढ़िया। जैसे मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, और मैम ने जो बताया है, मैम ने भी अपनी तैयारी की जर्नी ऐसे ही शुरू की थी कि जस्ट सेक ऑफ नॉलेज कि मुझे नॉलेज लेना है, और नॉलेज लेते रहे जैसे हॉबी से आपका मतलब कैरियर ही बन गया पूरा बढ़िया तरीके से। ज़्यादा Exactly. लोड नहीं लेना, एग्जैक्टली आराम से बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। अच्छा मैम, अभी जस्ट प्रीलिम्स हुआ, अब बहुत सारे बच्चे मेंस लिखेंगे, लगभग इस बार भी सीट्स अच्छी खासी है। तो जो मेंस लिख रहे हैं उसको कुछ सजेशंस अगर आप देना चाहें, कि कुछ 3 सजेशन या 4 सजेशन जो आपके हिसाब से आपको सही लगे कि उनको देना चाहिए मेंस एग्जाम से पहले, तो वो क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो आप अपने नोट्स इकट्ठा कर लीजिए। राइट। अगर नहीं बना है तो आप जल्दी जल्दी कहाँ से बनाएंगे, वो आप जल्दी से कंपाइल करना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद फिर आइडेंटिफाई कीजिए कि आप टेस्ट वगैरह कौन से लिखेंगे। मतलब पहले से अभी के टाइम में शुरू में आप अपनी स्ट्रैटेजी अच्छे से बना लो कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ लैकिंग है, आपको वो कहाँ से फुलफ़िल करनी है, क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो आप कहाँ से उसे एड्रेस करोगे। और फिर देन स्लोली स्टार्ट रिवाइजिंग योर नोट्स, स्टार्ट कंप्लीटिंग थिंग्स विच यू हैव नॉट डन। और उसके बाद फिर जब रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर देन स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन। बहुत सारा प्रैक्टिस करना, और इसीलिए आप लोग सारे बच्चों के लिए हम लोग भी प्रोवाइड करा रहे हैं प्रैक्टिस, जल्दी आपके समक्ष आएगा, जिसमें हम आप लोग को एक शॉर्ट और एक जो है लॉन्ग आंसर राइटिंग रोज के प्रैक्टिस के लिए लाएंगे, जल्दी उसको लेकर के आएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का कंसर्न हो, तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएंगे। बाकी उम्मीद करेंगे सेशन आपके लिए लाभदायक रहा होगा। मैम से बहुत सारी बातें हम लोगों ने की, आगे भी मैम से चर्चा हम लोग करते रहेंगे। मैम सारी बातों को आपकी अपनी भाषा में, यानी कि मैम की जो भाषा है मगही, और आप में जो बिहार के लोग हैं जो मगही से हैं उनको बताया, हिंदी में भी बताया, इंग्लिश में बताया। आई थिंक सबके लिए कंफर्टेबल रहा होगा, और बेसिकली काफ़ी एनर्जेटिक रहा मैम का सेशन। तो एक बार सब लोग चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ क्लास के लिंक को या फिर वीडियो को लिंक को कॉपी करके जितने भी आपके दोस्त, महीम, सखी, सहेली या जो भी स्टडी ग्रुप्स उसमें शेयर कर दीजिए। और बाकी आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो आप डालिए कमेंट बॉक्स में, हम आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई जो है जल्द से जल्द करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू मैम फॉर दिस कन्वर्सेशन, काफ़ी अच्छा लगा और बच्चों को काफ़ी मजा आया होगा इसमें, आई डेफिनेटली न्यू। और जब ये वीडियो जाएगा बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे उसको। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं बस फाइनल अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगी बच्चों के लिए कि टेंशन लेके और कुछ बहुत प्रेशर लेके कोई चीज़ नहीं करनी। जब आप एकदम ईज़ में कोई चीज़ करते हैं तो आपको रियलाइज़ भी नहीं होता है कि आप उसमें कितना प्रोग्रेस कर चुके हो। तो आप उस हिसाब से ही एकदम आराम से कीजिए, अच्छे से एकदम लगन से, मेहनत से आप किसी चीज़ को टारगेट कीजिए, उसमें अपना 100% दीजिए विथ enjoy the process। इसे डोंट फील इट एज अ बर्डन कि किसी और के लिए कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, और इसे फुल एकदम पैशनेट होके करो। और फिर स्टेट सर्विस हो या फिर सेंट्रल सर्विस हो, हर में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसमें यू कैन कंट्रीब्यूट। तो एकदम फुल इंथुजियाज़म से प्रिपरेशन भी करनी है, और जब आप सर्विस में आओ तो उसमें भी एकदम फुल इंथुजियाज़म से अपना कंट्रीब्यूशन देना है। सो टू ऑल एवरीबडी who's in this journey and going to continue, all the best, just enjoy the process and all my good wishes to you। Exactly. Thank you। अच्छा एक और चीज़ मैम, आप प्रॉमिस कीजिए कि ऑफलाइन पटना में भी हम लोग आएंगे, तो ऑफलाइन पटना में भी आप जरूर आइएगा। Sure, definitely। ओके, थैंक Thank यू you so much।